ये लगा गया भाई साहब नीचे रख दी सुझाव भी आमंत्रित किए जा रहे हैं। ऐसे आदमी सुभाष बराला जी और हमारे थैंक यू सर। आप सभी को नमस्कार। अभी आप मीडिया सर ने आपको बताया कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी के जो 11 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में सरकार से जो आदेश प्राप्त हुए उसकी निरंतरता में एक मेगा प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन हर जिलों में किया जा रहा है। आप सभी विदित हैं। मैं सर्वप्रथम यहाँ सांसद महोदय श्री सुभाष बराला जी, उनके साथ में पूर्व विधायक गोड़ाराम जी, मिर्जा साहब, आर्य साहब और हमारे जिला के उपायुक्त महोदया मैडम मनदीप कौर जी, जिला प्रधान प्रवीण जोड़ा जी और अन्य जो भाजपा के जिला अधिकारीगण और सबसे जो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है हमारे साथी मीडिया के सभी कर्मी, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से और प्रिंट मीडिया से और सभी साथीगणों का मैं यहाँ जिला प्रशासन की ओर से, अपने विभाग सूचना जनसंपर्क विभाग की ओर से यहाँ सभी का आने में हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और आगे की जो बात रखने के लिए मैं मैडम से अनुरोध करता हूँ कि कार्यक्रम को शुरुआत की जाए। सर आगे की बात सर आप बताएं। सांसद महोदय सुभाष बराला जी, धन्यवाद। स्वागत है सब पत्रकार मित्रों का नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व की सरकार को 11 साल बड़ी सफलता के साथ पूरे हुए। समर्पण और अगाध श्रद्धा जब देश के प्रति होती है तो निश्चित रूप से जो संकल्प लिए जाते हैं वो सिद्धि को प्राप्त होते हैं। हमने आज़ादी के बाद से हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में अलग अलग सरकारों को अपने अपने तरीके से काम करते हुए देखा है, लेकिन जो सरकार इन 11 सालों से नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में चल रही है, निश्चित रूप में मोदी जी के नेतृत्व के कारण से आज देश की 140 करोड़ जनता अपने जीवन में बड़ा परिवर्तन महसूस कर रही है। आज देश का जो मतदाता है वो देश के आम नागरिक की भूमिका नहीं निभा रहा, वो देश की डेवलपमेंट का, देश के विकास का भागीदार बनकर के और देश के प्रधानमंत्री जी की तरह देश को आगे लेकर के जाने में पूरे समर्पण के साथ अपनी भूमिका निभा रहा है। और इसी कारण से देश में इतने बड़े बदलाव हुए हैं। हमने महसूस किया कि इन 11 साल में गरीब कल्याण की बात करें, महिलाओं के कल्याण और उत्थान की बात करें, युवा की प्रगति की बात करें या किसान के जीवन में बदलाव की बात करें, हर क्षेत्र में हर वर्ग के लिए जो अतुलनीय काम हुए उनकी छाप स्पष्ट दिखाई देती है और इसके कारण से आम जन के जीवन में बदलाव दिखाई देता है।
अगर हम गरीब कल्याण की बात करें तो आज हम देख रहे हैं कि गरीब परिवार के लिए नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो योजना कभी केवल बीपीएल परिवारों के लिए लागू हुई थी, अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय में अंत्योदय अन्न योजना, आज वो विस्तार लेकर के देश के 80 करोड़ जन तक वो पहुंची है और देश के 80 करोड़ जनों को आज 5 किलो अनाज फ्री के अंदर दिया जा रहा है। आज गरीब व्यक्ति के लिए अगर कहीं कोई बीमारी आ जाए तो उसको आयुष्मान योजना देश में और हरियाणा में उसमें चिरायु और जोड़ करके कैसे 5 लाख रुपए तक का इलाज उस परिवार को मिले। और इतना ही नहीं है, बल्कि आयुष्मान योजना का तो विस्तार किया गया कि 70 साल से ऊपर के वृद्धजन, उसकी आमदनी का कोई सरोकार नहीं है, कितनी भी आमदनी हो उसको आयुष्मान योजना के तहत, चिरायु योजना के तहत 5 लाख रुपए के फ्री इलाज की सुविधा उसको भी प्राप्त होती है। आज गरीब व्यक्ति को, चाहे वो जनधन खाते की योजना प्रधानमंत्री बनते ही नरेंद्र मोदी जी लेकर के आए थे, उसकी हम बात करें, और उस समय हम अगर आज यहां बैठ करके हम देखते हैं उस जनधन योजना को कि गरीब व्यक्ति को मिलने वाली हर प्रकार की सुविधा, हर प्रकार का सरकारी लाभ सीधा डीबीटी यानी कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर जो स्कीम है केंद्र और प्रदेश सरकारों की, उसका लाभ सीधा खाते में जाता है। और आप देखेंगे 11 साल पहले जब ये योजना लागू करी थी, देश के प्रधानमंत्री ने कहा था कि बिना पैसे के गरीब व्यक्ति का बैंक के अंदर खाता खुलेगा, तो मजाक उड़ाया गया था। विरोधी दलों के नेताओं द्वारा मजाक उड़ाया गया था कि खाता तो मोदी जी खोल देंगे, इस खाते का बनेगा क्या। आज उन लोगों को जवाब मिला है, जब गरीब के चेहरे के ऊपर मुस्कान आई है, खुशहाली आई है, उन लोगों को जवाब मिला है कि किस प्रकार से पारदर्शिता के साथ देश के प्रधानमंत्री गरीब व्यक्ति की सेवा करने के अंदर लगे हुए। बहुत सारी गरीब कल्याण की योजनाएं हो सकती हैं जिनकी चर्चा कर सकते हैं, लेकिन मैं मोटी मोटी बातों के ऊपर चर्चा करके आगे बढ़ूंगा। गरीब व्यक्ति के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना की बात को, आज बहुत बड़ा लाभ गरीब परिवारों को आवास के मामले में दिया जा रहा है। अगर हम आगे बात करें महिला कल्याण की, महिला कल्याण के नारे तो बहुत हमारे देश के अंदर दिए जाते रहे, लेकिन किस प्रकार से संकल्प को सिद्धि तक पहुंचाया जा सकता है, हमने देखा कि देश की पार्लियामेंट ने नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 33% आरक्षण भविष्य में हमारी माताओं बहनों को मिले विधानसभा और लोकसभाओं में, ये करके दिखाया। आज हम सेल्फ हेल्प ग्रुप की बात करें तो आप देखिए कि महिला सशक्तिकरण के मामले में कितना बड़ा कदम उठाया है। दूर दराज गांव की ऐसी बहनें जो कम पढ़ी लिखी हैं, आज वो इस प्रकार का स्वावलंबन प्राप्त कर चुकी हैं, इस प्रकार से अपने आप में मजबूती उन्होंने प्राप्त की है कि छोटे छोटे काम धंधे, इस योजना से उनको जो हेल्प मिलती है, सरकार जिस प्रकार से उनको मदद करती है, उसके कारण से आज उनके जन के, महिलाओं के जीवन के अंदर बड़ा परिवर्तन हम लोग देखते हैं। आज वो बड़े स्वाभिमान और गौरव के साथ और बड़े आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ती हम लोगों को दिखाई देती है। आज लखपति दीदी की बात करें, ड्रोन दीदी की बात करें, लाखों लाख हमारी बहन बेटियां इन योजनाओं के माध्यम से लाभ प्राप्त कर रही हैं।
और इन्हीं छोटे छोटे कदमों का परिणाम है कि आज हमारी बेटियां दुश्मन देश से लोहा लेने के लिए आज लड़ाकू विमान भी चलाती दिखाई देती हैं और बीएसएफ में शामिल होकर के गन उठा करके और सीमा की रक्षा करती हुई भी दिखाई देती है। इस प्रकार का एक बड़ा बदलाव आया है। देश की आधी आबादी का जो आत्मसम्मान लौटाया है देश के प्रधानमंत्री जी ने, वो अकल्पनीय है और अवर्णनीय है। इसका वर्णन थोड़े शब्दों में नहीं किया जा सकता। इसी प्रकार से अगर हम अगले वर्ग की बात करें तो युवा वर्ग, आज देश का हमारा युवा या तो सरकारी नौकरी उसको देश के अंदर मिल रही है। हरियाणा में भी अगर नौकरी की बात करें तो जब युवा को नौकरी की बात आती है, हरियाणा की व्यवस्था की चर्चा ना हो तो फिर बेमानी हो जाएगी चर्चा। हम सब इस व्यवस्था के प्रत्यक्षदर्शी हैं कि हरियाणा के अंदर किस प्रकार से पूर्व की सरकारों में नौकरियों की बोली लगती थी। नौकरियां परिवारवाद के, जातिवाद के आधार पर प्रदेश के अंदर बढ़ती थी। उस व्यवस्था के अंदर आमूल चूल परिवर्तन हमारी सरकार ने किया और आज 1 लाख से ज्यादा युवाओं को सरकारी रोजगार, तो हरियाणा में अगर हम उदाहरण देकर के बात करें तो हमारी सरकार दे सकती है। ये प्रोसेस लगातार जारी है। उसके कारण से इतना बड़ा बदलाव आया कि आज युवा हमें दाएं बाएं घूमने की बजाय आज वो किताबें उठा करके लाइब्रेरी या ई लाइब्रेरी में वो तैयारी करता हुआ दिखता है। वहां बैठ करके वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करता है और वो सफलता के नए आयामों को भी चूम रहा है। केवल भारतीय सरकारी नौकरियों की बात मैं नहीं करता, चाहे एमएसएमई की बात करें, स्टार्टअप योजना देश के प्रधानमंत्री लेके करके आए उसके माध्यम से बात करें, आज हमारे स्टार्टअप की बात करें तो पूरी दुनिया का जो युवा है स्टार्टअप में जो लगा है उससे कहीं अधिक सफलता हमारे युवा ने प्राप्त की है, क्योंकि उसको इस प्रकार का वातावरण देश के प्रधानमंत्री जी के द्वारा पूरे देश के अंदर दिया गया है कि वो आत्मविश्वास और आत्मसम्मान के साथ आगे बढ़ सके। आज हमारा युवा केवल भारतीय कंपनियों में नहीं, पूरी दुनिया की बड़ी कंपनियों में अपने कौशल और प्रतिभा का प्रदर्शन करता दिखाई देता है, देश का नाम रोशन करता दिखाई देता है। एक ये बड़ा बदलाव देश के युवा में इन 11 सालों के अंदर हुआ है। अगर हम देश के किसान की बात करें तो चौथा बड़ा वर्ग आता है। देश के किसान को हम पूर्व की सरकारों के समय में केवल आंदोलन करता हुआ एक देश का नागरिक मान करके चलते थे। आंदोलन लगता था कि किसान की नीति बन चुका है। अगर मैं बाहर की बात ना करूं, हमारे प्रदेश की बात करूं, कभी टोहाना कांड हमने देखा फसल की बिक्री को लेकर के, कभी मंडियाली कांड देखा, कभी पृथला कांड देखा। इतने कांड, इतने जगह किसानों के ऊपर गोलियां लाठियां चलती हमने देखी हैं। और हरियाणा के बहुत बड़े हिस्से में मुझे याद है, क्योंकि मैंने किसान मोर्चा में लंबे समय तक काम किया प्रदेश अध्यक्ष के नाते, मैं देखता था कि छोटे छोटे जो 132 केवी के सब स्टेशन हैं, बिजली की इतनी कमी रहती थी किसान के लिए कि वो 132 केवी के नाम से ही किसानों की एक संघर्ष समिति बनती थी। ये संघर्ष समिति से 132 केवी की, ये संघर्ष समिति से 132 केवी की है। ऐसे प्रदेश में सैकड़ों संघर्ष समितियां मैंने देखी नहीं। उनके साथ मेरी वार्तालाप खूब लंबे समय तक होती रही विपक्ष में जब हम लोग थे। आज कहीं दिखाई नहीं देते। एक प्रायोजित देश के अंदर किसानों के नाम पर आंदोलन हमने जरूर देखा, वो भी प्रायोजित था, लेकिन किसानों ने अपनी तरफ से कोई आंदोलन किया हो इस बात की जरूरत नहीं पड़ी। हम लोग जब विपक्ष में रहते थे तो हम एक बात कहते थे कि किसान को उसकी फसल का लाभकारी मूल्य मिलना चाहिए। जो लागत है उसमें 50% लाभांश जोड़ करके
और जिसकी सिफारिश डॉक्टर स्वामीनाथन जी ने की थी, उस सिफारिश के आधार पर किसान को उसकी फसल का भाव मिलना चाहिए। आज हम बड़े गर्व के साथ कह सकते हैं कि देश के बड़े हिस्से में ज्यादातर फसलें और हरियाणा के अंदर सभी 24 फसलें जो हरियाणा प्रदेश के अंदर उगाई जाती हैं, हमारी सरकार लाभकारी मूल्य देते हुए उनकी फसल सरकारी स्तर पे करती है। आज किसान को अपनी फसल की बिक्री के लिए लाठियां गोलियां खाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। हमने देखा कि विपक्ष में रह करके किसान कहता था कि किसी स्कूटर का भी बीमा है, किसी बैल का भी बीमा है, गाय का भी बीमा है, भैंस का भी बीमा है, गाड़ी का भी बीमा है, भवन का भी बीमा है। हमारा बीमा नहीं है, हमारी फसल का बीमा नहीं है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किसान को फसल बीमा योजना दी और हरियाणा में तो सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। सरकार ने फसल बीमा योजना भी लागू की और जिन किसानों ने अपनी फसल का बीमा नहीं करवाया उनको फसल खराबे पर मुआवजा देने का भी काम बड़े पैमाने पर पूरे प्रदेश में हमारी सरकार ने किया है। इसी प्रकार से किसानों के समूह बना करके कैसे किसानों के छोटे छोटे ग्रुप बना करके कोऑपरेटिव क्षेत्र के माध्यम से किसान केवल अपनी जरूरत की चीजें उपलब्ध नहीं करवा लेता, बल्कि अपनी पैदावार का फूड प्रोसेसिंग यूनिट लगा करके और दुनिया के बाजारों तक बेचने में आज हमारे प्रदेश का किसान लगा है। मैंने कई जगह ऐसे किसानों के बीच में जाकर के बैठकें की हैं। सोनीपत के राई क्षेत्र में, पेवा के आसपास, करनाल में, पानीपत में कितने ही किसान ऐसे समूहों से मेरा मिलना हुआ है जिन्होंने अपने छोटे छोटे समूह बना करके और तरक्की के नए आयाम और नई बुलंदियां छूने का काम किया है। ये आत्मविश्वास अगर पैदा हुआ तो नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व के कारण से ये हमारे किसान वर्ग में आत्मविश्वास पैदा हुआ है। आज किसान एफपीओ बना करके अपना छोटा सा एक कार्यालय खोल करके उसमें कंप्यूटर के ऊपर अपने किसी पढ़े लिखे बच्चे को बैठाता है और देश की राजधानी के बाजार को चेक नहीं करता, वो दुनिया के बाजार को भी चेक करता है कि मेरी जो फसल आने वाली है उसका भाव मुझे हरियाणा में अच्छा मिलेगा, दिल्ली में अच्छा मिलेगा, लुधियाना, अमृतसर, जालंधर में अच्छा मिलेगा, विदेश में अच्छा मिलेगा। तो इस प्रकार का एक वातावरण आज हम लोग देखते हैं देश के अंदर किसानों के बीच में बना है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो जब भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में थी तो बहुत सारे इस प्रकार के देश के स्वाभिमान को जगाने वाले, देश की एकता अखंडता को अक्षुण्ण रखने वाले हम लोग नारे देते थे। हमने नारे बहुत सारे सुने, आप लोगों ने भी सुने, प्रेस के मित्रों ने। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जिसके कारण से बलिदान हुआ था, अभी 23 जून को उनका बलिदान दिवस भी है, तो उन्होंने केवल एक नारा दिया था, एक देश में दो विधान, दो संविधान, दो निशान नहीं चलेंगे। यानी कि जो जम्मू कश्मीर को एक विशेष दर्जा दिया गया था उसके कारण से देश से अलग अलग पड़ गया था। दो निशान थे, दो संविधान थे, दो प्रधान थे। उस व्यवस्था को खत्म करने का जो संकल्प था वो पूरा हुआ 5 अगस्त 2019 को, जब माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश के गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी ने देश की संसद के अंदर घोषणा की, हम धारा 370 और 35A को खत्म कर दें। और इससे पहले जब हम वायदे के रूप में इसको दोहराते थे इस बात को, तो विपक्ष कहता था कि खून की नदियां बह जाएंगी, पूरा देश गवाए, दुनिया गवाए, एक खून की एक बूंद भी बहाए बगैर आज जम्मू कश्मीर में ना धारा 370 है ना 35A है। हमें देख करके बड़ा गर्व होता है जब जम्मू कश्मीर की कनेक्टिविटी देश के साथ होती है। अभी
पिछले सप्ताह ही देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पहले जो वंदे भारत दिल्ली से कटरा तक चलती थी, कटरा से आगे श्रीनगर तक की जो रेल लाइन, जिसके बारे में वहां के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा कि जब वो 8वीं क्लास में थे तब सुनना शुरू किया था कि कब जम्मू कश्मीर के अंदर रेल आएगी, और वो सपना आज देश के प्रधानमंत्री जी ने साकार किया। चिनाब नदी के ऊपर आर्किटेक्चर का एक अद्भुत हमें उदाहरण, नमूना देखने को मिलता है। दुनिया के एफिल टावर से भी ज्यादा ऊंचाई वाला चिनाब पुल बनकर के तैयार हुआ। उमर अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला, चाहे वो वर्तमान के मुख्यमंत्री हों या पूर्व के मुख्यमंत्री हों, फारूक साहब को हमने देखा कि श्रीनगर से चल करके और वो कटरा आते हैं, माता वैष्णो देवी की जय बोलते हुए देखा। हमने महबूबा मुफ्ती समेत अन्य वहां के प्रमुख नेताओं को ये कहते हुए देखा कि सब हमारे जम्मू कश्मीर के भाई बहन अमरनाथ यात्रियों के स्वागत के लिए तैयार हो जाइए। ऐसे वातावरण की कभी कल्पना नहीं की थी। हम लोग जब नारा देते थे कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, लोग मजाक करते थे, ये कहते थे कि तारीख नहीं बताएंगे। तारीख घोषित करके और माननीय सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से जो फैसला आया, भव्य राम मंदिर का निर्माण हमने देखा, रामलला को विराजित होते हमने देखा, राम दरबार की भी वहां पर स्थापना होते पिछले सप्ताह हमने देखा है। हमने काशी विश्वनाथ कॉरिडोर को भव्य रूप लेते देखा है। हमने दुनिया का सबसे बड़ा मेला प्रयागराज में कुंभ का आयोजित होते अपनी आंखों से देखा है। यानी कि हर प्रकार से देश की जो, चाहे वो आधारभूत ढांचा हो या फिर देश की सांस्कृतिक विरासत को सहेज करके और उसको पूरी दुनिया के सामने लेकर के आने की बात हो, हर विषय के अंदर इन 11 साल के अंदर बड़ा काम हुआ है। हमने देखा हमारी सरकार की जो आतंकवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति, उसका परिणाम हमने देखा। चाहे पुलवामा का आतंकवादी हमला था, पहलगाम का आतंकवादी हमला, घुस करके देश की सेना आज पाकिस्तान को सबक सिखाने का काम करती है और पूरी दुनिया के अंदर एक स्पष्ट संदेश दिया जाता है कि पाकिस्तान कितनी भी परमाणु हमले की धमकियां भारत को दे दे या वैश्विक बरादरी को परमाणु हमले के नाम पर डराने का काम करे, भारत इन गीदड़ भभूतियों से डरने वाला नहीं है। हमारे सैनिक, हमारे युवा भाई, हमारी बहनें जो आज देश की रक्षा करने के लिए अपने प्राणों का बलिदान देने के लिए तत्पर हैं, उन्होंने अपनी जान पर खेल करके 9 पाकिस्तानी आतंकवादी ठिकानों को नष्ट करते हुए 100 से ज्यादा आतंकवादियों को जमींदोज करने का काम किया। 11 एयरबेस की रिपोर्ट पहले आई थी कि पाकिस्तान के जो सैन्य एयरबेस हैं, वहाँ पे सैन्य तैयारियां उनकी चलती हैं, वो उड़ाने का काम किया था, ध्वस्त करने का काम किया था। बाद में भी एक रिपोर्ट आई थी पाकिस्तानी मीडिया की कि 9 अन्य सैनिक ठिकानों को भी भारी नुकसान पाकिस्तान को पहुंचा है। और एक कूटनीति का प्रदर्शन करते हुए ऑल पार्टी डेलीगेशन, सब पार्टियों का एक प्रतिनिधि मंडल पूरी दुनिया में भेज करके और ये स्थापित करने का काम भी इस दौर के अंदर हुआ कि भारत आतंकवाद को सहेगा नहीं, पहले किसी को छेड़ेगा नहीं, और कोई छेड़ेगा हमें तो फिर हम उसको छोड़ेंगे नहीं। इस नीति पर चलते हुए जो करके दिखाया, जो कौशल हमारी सेनाओं ने दिखाया नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, पूरी दुनिया में जाकर के बताने का काम हमारे इस सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल ने किया। और हमने देखा इन 11 सालों के अंदर कि पूर्व में हम ज्यादातर जो सैन्य सामान है,
सैनिक साजो सामान है वो बाहर से हम मंगवाते थे, आयात करते थे। लेकिन हमने अब देखा है कि इन 11 सालों में मेड इन इंडिया के नाम से जो अभियान शुरू किया, उसके चलते पूर्व के मुकाबले 30% से ज्यादा सैन्य सामान का निर्यात बढ़ा है। आज दुनिया हमारी ब्रह्मोस मिसाइल लेने के लिए तत्पर दिखाई देती है। हमारे इस प्रकार के उपकरणों का जो परिणाम उन्होंने देखा, दुनिया ने देखा, उसको देख करके जो विकासशील देश हैं वो बड़े हतप्रभ नजर आते हैं और बड़ी उम्मीद की नजर से भारत की तरफ देखते हैं कि भारत दुनिया की बड़ी सैन्य ताकत बनकर के उभर रहा है। तो दुनिया में जैसा कि हमारी संस्कृति है, हम अपनी ताकत को तो दादागिरी करने के लिए नहीं बढ़ा रहे, हम दुनिया के अंदर शांति बनी रहे, चाहे हमारी परमाणु क्षमता है या हमारी अन्य सैन्य ताकत है, वो दुनिया में शांति बनी रहे, कोई देश ब्लैकमेलिंग की स्थिति में ना आए, इस बात के लिए हम लोग इसको उपयोग करते हैं। ये एक सीमित आक्रमण जो किया, विद इन लिमिट्स जो पाकिस्तान को जवाब दिया, उसके चलते ये संदेश भी देने का काम देश के प्रधानमंत्री के माध्यम से दुनिया को हुआ है। इसी प्रकार से हम अगर भारत की अर्थव्यवस्था को देखते हैं, कभी देश 5 फ्रेजाइल इकोनॉमी की उसमें आता था, यानी कि 5 जो बीमारू दुनिया की अर्थव्यवस्थाएं हैं उनके अंदर भारत की गिनती होती थी। आज हम दुनिया की चौथी बड़ी ताकत आर्थिक रूप में बनकर के उभरे हैं। ये पूरे देश के लिए बड़े गर्व और गौरव की बात है। हम लोगों ने देखा कि पूर्व में बहुत सारी ऐसी व्यवस्थाएं रही हैं जिनकी तुलना हम लोग कर सकते हैं। अगर मैं यूपीए सरकार की, बहुत पुरानी सरकारों की चर्चा ना करके केवल यूपीए सरकार का 2005 से लेकर के 14 तक का कार्यकाल और 14 से लेकर के और अब तक का नरेंद्र मोदी जी की एनडीए की सरकार का कार्यकाल देखें तो हम देखते हैं कि योजनाएं पहले कागज पर बनती थी और जमीन पर पहुंचते पहुंचते लटक जाती थी, भटक जाती थी या भ्रष्टाचार के दलदल में फंस करके दम तोड़ देती थी। गरीब की झोंपड़ी तक न तो विकास पहुंचा था और न ही उसका अधिकार पहुंचा था। इन सालों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, जैसे मैंने शुरू में कहा था, जनधन योजना के तहत गरीब का बैंक में बिना पैसे के खाता खुलवाने से लेकर के और डीबीटी तक की जितनी योजनाएं हैं, आज उसके कारण से गरीब कल्याण के मामले में हम बहुत बड़ा काम होते हुए देख रहे हैं। यूपीए सरकार के समय में जैसे मैंने बताया कि जगह जगह आतंकवादी हमले होते थे, हमारी पार्लियामेंट पर भी हमला हुआ था, मुंबई में भी धमाके हुए थे, पठानकोट हमला हुआ था, लेकिन दिल्ली में बैठी सरकार केवल चुपचाप देखती थी और ये कहती थी कि मौका आने के ऊपर जवाब देंगे। लेकिन अभी नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने, जैसे हमने बताया, किसी भी प्रकार का कोई आतंकवादी हमला प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से देश के ऊपर हुआ, कड़ा जवाब देने का काम पाकिस्तान को किया गया। हम भ्रष्टाचार के मामले में देखते हैं, बहुत सारे ऐसे मंत्रालय हैं जिनके अंदर घपले घोटाले होते थे, चाहे 2G की बात करें, CWG की बात करें, कोयला की बात करें, आदर्श सोसाइटी घोटाले की बात करें। यानी कि पूरी दुनिया के अंदर एक ये स्थापित होता जा रहा था कि भारत तो और भारतीय सरकार तो घोटालों में लिप्त रहती है, देश का सर शर्म से झुक जाता था। लेकिन अब हमने देखा कि इन 11 सालों के अंदर कहीं भी इस प्रकार के बड़े भ्रष्टाचार का मामला सामने नहीं आया।
एक साफ सुथरी सरकार, साफ सुथरा नेतृत्व देश में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो देश आगे बढ़ रहा है वो हम इन 11 सालों में हमने देखा है। हमने देखा कि अस्पतालों की हालत किस प्रकार की थी। देश में 2 एम्स थे, देश के जिलों के अंदर मेडिकल कॉलेजों का अभाव था, लेकिन आज देश के कोने कोने के अंदर एम्स खुलते हुए दिखाई देते हैं। आज हम बाड़सा के अंदर कैंसर का बड़ा अनुसंधान केंद्र एम्स के रूप में हम देख रहे हैं। आज रेवाड़ी में नया एम्स बनने के लिए कदम आगे बढ़ाए जा रहे हैं। हमारे पड़ोस में बठिंडा में कितना बड़ा एम्स बनकर के तैयार हुआ, जिसका लाभ पंजाब और राजस्थान के साथ साथ हरियाणा भी इसका लाभ उठा रहा है। आज देश के हर जिले के अंदर अपना एक मेडिकल कॉलेज हो, इस बात का टारगेट लेकर के देश के प्रधानमंत्री चल रहे हैं। तो हरियाणा सरकार भी आज 15 जिलों के अंदर मेडिकल कॉलेज खुल चुके हैं। बाकी जिलों के अंदर मेडिकल कॉलेज खुलने की प्रोसेस को आगे बढ़ाया जा रहा है, ताकि गरीब व्यक्ति को सस्ता इलाज मिल सके और उनके नजदीक इलाज मिल सके। अच्छे डॉक्टर पैदा करने के लिए हमारे पास मेडिकल कॉलेज नहीं थे। आज जितने ज्यादा मेडिकल कॉलेज बढ़ रहे हैं, उतनी ही ज्यादा अच्छे डॉक्टरों की जो कमी थी वो हमारी कमी पूरी होती जा रही है। और भविष्य के अंदर मुझे लगता है कि देश के अंदर इन 5 सालों के भीतर डॉक्टरों की कमी प्राय समाप्त हो जाएगी। और बल्कि अब तो ऐसा होता जा रहा है कि हमारे डॉक्टरों की डिमांड पूरी दुनिया के अंदर इस प्रकार से बढ़ गई है। तो हम ना केवल इतने मेडिकल कॉलेज बना करके अपनी डिमांड को पूरा करेंगे, बल्कि सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया का जो हमारा एक मंत्र है, उसके चलते पूरी दुनिया को भी हम ये सुविधा देने में कामयाब होंगे। मुझे लगता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर की बात ना करेंगे तो बात अधूरी रह जाएगी। आज इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए हमने देखा कि हिसार के अंदर एयरपोर्ट का निर्माण हुआ। बड़ी हंसी आती है जब विपक्ष के लोग इसको एयरड्रम कह करके बुलाते हैं। अयोध्या जी की यात्रा बहुत सारे लोग करके आए हैं हिसार से। अब 2 दिन पहले मुख्यमंत्री जी ने चंडीगढ़ से हिसार से चंडीगढ़, चंडीगढ़ से हिसार की हवाई यात्रा शुरू की है। खुद जहाज में बैठ करके गए। कुछ दिनों के बाद जयपुर, अहमदाबाद, जम्मू, श्रीनगर, यहाँ की उड़ानें भी हम हिसार से चालू होती हुई देखेंगे। और भविष्य के अंदर एक बड़ा एविएशन का हब हिसार बनेगा। नए नए तौर तरीके जो एक बड़े एयरपोर्ट को कामयाब करने के लिए हो सकते हैं, वो हम लोग वहाँ होते हमें दिखाई देंगे। हम देखते हैं कि किस प्रकार से हाईवे के नाम पर, मुझे याद है जब अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे तो केएमपी का निर्माण की योजना उस समय बनी थी, जो एक किस्म से दिल्ली का पेरिफेरल रोड जिसको हम कह सकते हैं, लेकिन अधूरा था। बाद की सरकारों ने उसके ऊपर कोई काम नहीं किया। अटल जी की सरकार के आने के बाद ना केवल केएमपी पूरा हुआ, बल्कि मुझे याद है 2014 में प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी जी का पहला सरकारी दौरा था, कैथल के अंदर था। तो कैथल से हिसार राजगढ़ का जो 4 लेन है उसकी आधारशिला रखी गई थी। वहां से अम्बाड़ा चंडीगढ़ के 4 लेन की आधारशिला रखी गई थी। उसके बाद 152 डी को हमने बनते देखा है। और दक्षिण हरियाणा, हमारे नारनौल का नांगल चौधरी का हमारा भाई बहन, हमारा युवा चंडीगढ़ जाता था तो उसको पहले देखना पड़ता था कि 7-8 घंटे मेरे को जरूर लगेंगे। आज वो 3.5-4 घंटे के अंदर चंडीगढ़ से नारनौल से चंडीगढ़, चंडीगढ़ से नारनौल जाता हम लोगों को दिखाई देता है। दक्षिण हरियाणा चंडीगढ़ से अपने आप को कटा हुआ महसूस करता था। आज दक्षिण हरियाणा चंडीगढ़, दिल्ली दोनों से उसकी कनेक्टिविटी बड़ी जबरदस्त हुई है। आज हम देख रहे हैं कि दिल्ली कटरा का जो एक ग्रीन एक्सप्रेस वे वो हम खनौरी तक बन गया है। उसको देश के प्रति एक किस्म से पूरी तरह समर्पित नहीं हुआ, लेकिन आज हरियाणा का नागरिक खनौरी से या कैथल के पास खरक पांडवा गांव से दिल्ली जब जाने के लिए उस एक्सप्रेस वे पर चढ़ता है तो उसको ये एहसास होता है कि जैसे किसी विदेशी सड़क के ऊपर चलता है। इसी प्रकार से दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे वो भी हरियाणा से होकर के गुजरता है। और हम गुरुग्राम से उसको पकड़ते हैं तो जयपुर जाते हैं तो पता ही नहीं चलता है कि कब जयपुर पहुंच गए। और थोड़े दिनों में पूरा मुंबई तक का वो एक्सप्रेस वे चालू हो जाएगा।
हमने देखा, हमारी आंखों के सामने देखा, फतेहाबाद का पहला 4 लेन जो रोहतक से आगे किस प्रकार से अटका पड़ा था। पूर्व की सरकारों की इच्छा शक्ति ना होने के कारण से आज बनकर के पूरी तरह से तैयार हुआ है। आज अमृतसर से जामनगर की जो कनेक्टिविटी है, हम डबवाड़ी से जब जाते हैं, जो रास्ता 15-15 घंटे में तय होना होता था, चाहे राजस्थान जाए चाहे हम गुजरात को जाएं, आज वो 6-7-8 घंटे में हम लोग उसको तय करते हैं। कितनी सड़कों की हम बात करें, आज डबवाड़ी से प्रस्तावित रोड है इधर जाने के लिए, मेरठ जाने के लिए, उत्तर प्रदेश की कनेक्टिविटी हो जाएगी, उसके ऊपर काम चल रहा है, उसकी फाइल चल रही है। यानी कि पूरी तरह से आधारभूत ढांचा इस देश का मजबूत हो। जैसे एक अमेरिकन राष्ट्रपति ने कहा था, अमेरिकन रोड्स आर नॉट गुड बिकॉज अमेरिकन इकोनॉमिक is good, but America is rich because his roads are good। यानी कि अमेरिका के रोड इसलिए अच्छे नहीं है कि अमेरिका अमीर है, बल्कि अमेरिका अमीर इसलिए है कि अमेरिका के रोड अच्छे हैं। आज वही बात हमारे देश के अंदर भी हम लोग जमीन पर उतरती हुई हम लोग देखते हैं। आज चाहे रेल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो, वंदे भारत और बुलेट ट्रेन का किसी ने सपना नहीं सोचा था, आज ये हम लोग मूर्त रूप होते हुए देख रहे हैं। ऐसी बहुत सारी बातें हैं जिनकी चर्चा हम लोग कर सकते हैं, लेकिन मोटी मोटी चर्चाएं मैंने आप लोगों के सामने रखी हैं। और अंत में मैं यही कहूँगा कि जो भारत पूरी दुनिया के अंदर पूर्व में हीनता की दृष्टि से जिसको देखा जाता था, आज एक सम्मान की दृष्टि से भारत को पूरी दुनिया में देखा जाता है। आज हमने देखा कि किस प्रकार से G20 की मेजबानी भारत ने की और उसमें अफ्रीकन देश को 21वें देश के रूप में उसमें आमंत्रित करके एक दुनिया को संदेश देने का काम मोदी जी के नेतृत्व में हुआ था कि भारत अब बदला हुआ राष्ट्र है, भारत अब कमजोर राष्ट्र नहीं है, भारत एक मजबूत राष्ट्र है, भारत एक स्वाभिमानी राष्ट्र है। और हमारा जो गौरव था, हमारा पौराणिक गौरव था, हमारी सांस्कृतिक जो विरासत थी, उसको लेकर के भारत आगे बढ़ रहा है और दोबारा से दुनिया में हम लोग दुनिया का नेतृत्व करने के लिए तैयार हैं। इस बात का संदेश आज पूरी दुनिया में 11 सालों के अंदर देने का काम किया। ये प्रमुख रूप से बातें मैंने रखनी थी। आप लोगों को कोई सवाल है तो सवाल कीजिए। तीसरी बार केंद्र व हरियाणा में सरकार का बनना अपने आप में ही एक उदाहरण है कि लोग जनता सरकार से खुश है जी, देश के विकास से खुश है, डेवलपमेंट बहुत हो रही है जी। हमारे ना राजनेता देश के ना भविष्य निर्माता है जी, इसमें कोई शक नहीं है कि राजनेता ही सत्ता का केंद्र बनते हैं। पिछले कुछ दिनों से हम देख रहे हैं कि हिसार में कोई राजनेता 8 लाख रुपए रिश्वत लेते पकड़ा जा रहा है, कोई राजनेता हुड्डा की अनुदान लेते रंगे हाथों पकड़ा जा रहा है, और कल परसों फतेहाबाद में भी कोई राजनेता सट्टा गिरोह में पकड़ा गया है। ये भी संगत वैसे तो मेरा एक आग्रह है कि जो मैंने विषय रखा इसके आसपास रहे तो अच्छा रहेगा, लेकिन फिर भी आपने सवाल किया, इसका जवाब देता हूँ। अब पकड़े तो जाते हैं ना, राजनीतिक संरक्षण किसी को नहीं है। आज राजनीतिक संरक्षण के अंदर कहीं कोई गुंडागर्दी नहीं होती है। आज राजनीतिक संरक्षण के अंदर किसी की जमीनों के ऊपर कब्जे नहीं हो रहे। आज राजनीतिक संरक्षण के तहत कहीं कोई गलत तरीके से व्यापार नहीं होता। पहले राजनीतिक संरक्षण में नशीली दवाओं का धंधा होता था, आज ये सारी चीज़ें बंद हो रही हैं। आज किसी को भी, चाहे वो कोई अपराधी है, भ्रष्टाचारी है, किसी को भी राजनीतिक संरक्षण नहीं है। ये आपने बहुत स्पष्टता के साथ देखा है। हर इस प्रकार का व्यक्ति, उसके खिलाफ या तो कार्रवाई हुई है या भविष्य में उसके ऊपर 100% कार्रवाई हुई है। आयुष्मान योजना शुरू की गई, गरीबों को काफी फायदा हुआ। अब 5 इलाज बंद कर दिए गए हैं, अभी सरकारी में ही होंगे, फतेहाबाद में तो साधन के लिए नहीं है। देखिए, निश्चित रूप से जब कोई भी योजना लागू होती है उसका एक निश्चित समय के बाद उसका विश्लेषण होता है। विश्लेषण में जो खामियां होती हैं उनको दूर करने का प्रयास किया जाता है। अगर बदलाव के बाद भी, जैसे आपने कहा है, तो इसके बाद अगर ये कहीं गरीब के को लाभ देने में
अगर कहीं कोई बाधा उत्पन्न होती है निश्चित रूप से दोबारा से इसका अध्ययन करेंगे, विश्लेषण करेंगे, गरीब को इलाज में कहीं कोई दिक्कत ना आए, ये हमारी सरकार की प्राथमिकता है। कांग्रेस ने संगठन बनाने की कदम बढ़ा मैंने एक आग्रह किया है, ये आज के सवाल इसके आसपास रखेंगे तो आपका भी धन्यवाद होगा, सबका धन्यवाद होगा। 12वें साल में क्या उपलब्धि है? आपको नौकरी देने की बात कर रहे हैं जी सीटी के लिए जो आवेदन नहीं कर सारे लोगों तक 12 दिन से 13 दिन से पोर्टल बंद पड़ा है। देखिए ये तकनीक ठीक है, ये तकनीकी समस्या हो सकती है, लेकिन इसको भी दूर किया जा रहा है। कल एक चर्चा आई थी तो संबंधित जो भी इसके लिए अधिकारी गण हैं उनसे बातचीत की कि इसका समस्या का समाधान होगा। वैसे आज उसकी लास्ट डेट है। 12वें साल की उपलब्धियां क्या रहेंगी? देखिए 12वां साल एक बार 11 पूरे होने दीजिए आप, अभी हुए 11 पूरे हुए, यानी कि अब 12 साल शुरू हुए हैं। लोगों की एक मांग है मेडिकल कॉलेज फतेहाबाद में पढ़ना चाहिए था, पुराना चला गया तो क्या ऐसा देखिए होगा? ये मैंने एक बात, मेरा आग्रह है, आज हम इस प्रकार के मुद्दों को टच ना करें तो जी। देखिए आज प्लीज दोबारा बात कर लें, इसके लिए स्पेशल आ जाऊंगा इन बातों का जवाब देने के लिए। मेरा आग्रह है आपसे जी। यही था हैं जी। हाँ मैं वही कह रहा हूँ ना, जानकारी है। कल कुछ साथी सिरसा भी मिले थे तो वहां पर बात आई है, चंडीगढ़ बात की है, निश्चित रूप से इसकी समस्या का समाधान होगा। हाँ लेकिन देखिए कहीं कोई अच्छा कदम उठाया जाता है उसके कोई कई बार साइड इफेक्ट भी होते हैं, दिक्कतें होती हैं। हम बुखार कम करने के लिए कोई गोली लेते हैं लेकिन उससे एसिडिटी भी कई बार हो जाती है, लेकिन उसका भी इलाज करना है। ऐसा नहीं है कि इसको वैसे ही छोड़ देंगे, इसके ऊपर पूरी गंभीरता के साथ सरकार की निगाह है। निश्चित रूप से जो पारदर्शिता इस जो ऑनलाइन सिस्टम हुआ है, देखिए पूरे देश में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक बड़ा बदलाव आया है। आज युवा कहीं भी बैठा बैठा एक क्लिक पे कितनी भी अपनी जो उसकी कामकाजी समस्याएं थी पूर्व में उनको दूर कर सकता है, कितना अपना बिजनेस पूरी दुनिया में कर सकता है। या युवा भी घर बैठ करके CSC सेंटर पे जा करके, कहीं कल्पना नहीं की थी हमारे जो आम नागरिक हैं वो ऑफिसों के चक्कर काटते थे। आज सारी चीजें बिल्कुल पारदर्शी तरीके से, आज गली मोहल्ले के अंदर CSC सेंटर हमारा ही कोई बहन बेटा कोई चलाता हुआ हमें दिखाई देता है। ग्रामीण क्षेत्र में दूर दराज में CSC सेंटर खुले दिखाई देते हैं। हमारा नौजवान वहां जाता है, उसको DC ऑफिस या SDM ऑफिस के चक्कर काटने की जरूरत नहीं पड़ती, वहां बैठ करके वो लाभ लेता है। हाँ ये बात सही है, इसको स्वीकार करने में कहीं कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि गलतियां किसी सिस्टम में हो सकती हैं, सर्वर डाउन हो सकता है, लेकिन उनका इसका इंतजाम करके मुख्यमंत्री जी ने कह के गए थे। कहा है मुख्यमंत्री जी ने, मैं इसलिए बता दिया। आज इनका कुछ डेट चलिए कुछ करेंगे ठीक है साहब। हाँ समाधान शिविर लग रहे हैं लेकिन एक व्यक्ति है जो वो लगातार धरना लगा रहा है कि समाधान शिविर में शिकायतों की सुनवाई नहीं हो पा रही है, उसको लेकर चलिए अभी बात करेंगे, DC महोदया बैठी हैं। ठीक है धन्यवाद, बहुत धन्यवाद सबका इतने पेशेंस के साथ सुनने के लिए। नाश्ता लेके जाएंगे धन्यवाद सर। और मीडिया के साथियों से निवेदन है कि वो चाय का विशेष प्रबंध है तो कृपया चाय लेके जरूर जाएं। थैंक यू। 43 मिनट की प्रेस कॉन्फ्रेंस मैं देखो पेशेंस के लिए धन्यवाद सबसे आपके किंतु परंतु चादर में खाके बहुत बढ़िया अभी तो रह गया, खा गया फटाफट।